तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड के ऐसी फिगर की जिसका नाम आपने बहुत सुना है, उसके कारनामे बहुत सुने, और सबसे अलग जो उसकी एक रहस्यमयी ढंग से दुबई में मौत हुई और बहुत दिनों तक पता नहीं चला कि उसको कैसे मारा गया, कहाँ मारा गया और उसकी लाश कहाँ गई। हम बात कर रहे हैं मास्टर किडनैपर और अंडरवर्ल्ड की फिगर बबलू श्रीवास्तव का खास जोड़ीदार इरफान गोगा की। बहुत नाम सुना होगा आपने उसका, लेकिन जो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। इरफान गोगा बहुत बड़ा किडनैपर था और किडनैपिंग का जो रैंजम मनी मिलता था हिंदुस्तान में, कोई कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 15 करोड़। गौतम अडानी के किडनैपिंग में 15 करोड़ रुपए की फिरौती ली गई थी। आपने वो सब ने वो किस्सा सुना है। लेकिन जो उसका बिजनेस, जो रैंजम मनी, जो पैसा आता था उसके पास, उसको दुबई में कैसे मंगवाता था, वो बहुत अजीब गरीब कहानी, अजीबो गरीब कहानी। और उसका खुलासा आज हमारे कस्टम के एक पुराने बहुत बड़े ऑफिसर ने किया। हुआ कुछ ऐसे कि 2 दिन पहले हमने एक एपिसोड चलाया था कि एयरपोर्ट से ड्रग के जो सीजर्स हुए हैं किस तरीके से चालाकी से छुपा के बाहर के लोग भारत में ड्रग लेके आ रहे हैं। तो वो मेरा एपिसोड सुन के एक बहुत पुराने मित्र हमारे एक ज़माने में बहुत काम किया, जब मैं एयरपोर्ट कवर करता था, पूरा दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रहता था, उसी ज़माने में सबसे ज़्यादा समय मेरा कस्टम ऑफिसर्स के साथ गुजरता था। तो रोज़ कोई ना कोई सीजर होते थे, लोग पकड़े जाते थे, वीआईपी मूवमेंट होती थी, कौन लीडर आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी आया, कौन गया, उनसे बातचीत। तो वो हमारी शाम की रिपोर्ट बनती थी और मैंने उनकी इजाज़त ली उनका नाम बताने के लिए। उनका नाम है बाबूलाल गौतम। 17 साल, 17 ईयर्स उन्होंने एयरपोर्ट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट में निकाले। शायद इतना लंबा समय जयराम एक को हुआ करते थे, वो बाद में असिस्टेंट कमिश्नर बन के रिटायर हुए। जयराम और बाबूलाल गौतम इनकी जोड़ी थी, जिन्होंने जितने सीजर उस समय किए उसके बाद शायद बहुत दशकों तक उतना बड़ा काम किसी और ने एयरपोर्ट पे नहीं किया होगा, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो बाबूलाल गौतम जी ने मेरा वो एपिसोड सुना और मुझे मैसेंजर पे एक मैसेज भेजा कि मैं बाबूलाल गौतम हूँ, बहुत साल पहले हम लोग एयरपोर्ट में मिला करते थे। 85 से 95 तक तकरीबन 10 साल मैंने उनको वहाँ पे काम करते देखा। उन्होंने मुझे याद करवाया कि आपको याद होगा कि हम एयरपोर्ट पे मिला करते थे, और उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के साथ। लिखा हुआ मैसेंजर पे जो भेजा अंग्रेज़ी में, उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि कैसे उस समय पे जो रिपोर्ट मैंने कवर की थी इरफान गोगा की, उसकी पूरी जानकारी एक बार फिर उन्होंने मुझे लिख के भेजी। उसके बाद मैंने उनसे राब्ता जोड़ा और आज बहुत लंबी चौड़ी बातचीत उनके साथ हुई, और उन्होंने वो अपनी याददाश्त के पुराने खुलासे जो थे इरफान गोगा के, वो एक बार फिर किए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। कई बार अगर कोई ऑफिसर अभी जिसकी शनाख्त ना वो बताए तो लोग समझेंगे कि ऐसा शायद नामुमकिन हो सकता है, लेकिन बाबूलाल जी आज भी मुंबई में रह रहे हैं। कस्टम से उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी बहुत साल पहले। उसके बाद उन्होंने जी फिल्म, टेलीफिल्म में काम किया, यूटीवी में काम किया, और आजकल वो किताबें लिख रहे हैं अपनी और कुछ फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उनमें से शायद एक इरफान गोगा की कहानी भी है।
इरफान गोगा के साथ उनका बहुत तकरार हुआ, झगड़े हुए, टेलीफोन पे धमकियां दी गई, क्योंकि इरफान गोगा का पूरा फॉरेन करेंसी स्मगल आउट करने का रैकेट तोड़ने का अगर किसी आदमी को श्रेय जाता है तो वो बाबूलाल गौतम जी को जाता है। बाकी ऑफिसर भी थे, लेकिन इनकी एक महारत हासिल हो गई थी ऐसे लोगों को पकड़ना जो अपने पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर फॉरेन करेंसी छिपा के कैसे ले जाते थे। मुझे याद है सबसे बड़ा सीजर जो गौतम जी ने किया था उस ज़माने में, उसमें 26 लाख हिंदुस्तान की जो करेंसी के मुताबिक 26 लाख रुपया एक आदमी के पेट में से रिकवर किया था। आपको हैरानी होगी कि 26 लाख रुपया एक आदमी अपने पेट में छुपा के कैसे ले जाता है। वो जो गौतम जी ने आज बताया वो मैं आपको तरकीब बताता हूँ। इरफान गोगा जो इंडियन करेंसी में फरोख्ती उसको मिलती थी हिंदुस्तान में, उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करवाता था। 100 डॉलर के अमेरिकन डॉलर के नोट मार्केट से प्रक्योर करता था। उसके बाद एक कैप्सूल, बड़े साइज के जो कैप्सूल्स होते हैं, एक कैप्सूल को खाली करके उसमें 3 नोट 100 डॉलर के, 300 डॉलर का नोट उसकी तय लगा के राउंड करके गोल करके अच्छी तरह दबा के उनको फिर कैप्सूल में भरा जाता था। और एक आदमी ने 220 कैप्सूल, जिनमें 300 डॉलर एक कैप्सूल में थे, वो अपने पेट में छुपा के एयरपोर्ट पे जब पहुंचा दुबई जाने के लिए, तो इनके पास, एयर इंटेलिजेंस यूनिट के पास पक्की इन्फॉर्मेशन थी और उसको आदमी को रोका गया। बाद में डॉक्टर की मदद से उसको वो सब स्टूल्स के जरिए जब वो पूरे कैप्सूल निकाले गए, उनको धो के साफ करके जब खोला गया तो 220 कैप्सूल में से तकरीबन 26 लाख रुपए के बराबर के अमेरिकन डॉलर रिकवर हुए। ये एक सीजर नहीं था। इस किस्म के 40 से भी ज़्यादा, 40 से ज़्यादा सीजर उन दिनों में एयरपोर्ट पे हुए, जहाँ पे डिफरेंट लोग, अलग-अलग लोग इसी तरीके से कैप्सूल में छुपा के अमेरिकन डॉलर बाहर लेके जा रहे थे। इरफान गोगा जो दुबई में रह रहा था उसको पहुंचाने के लिए। और देखिए कितना रिस्की काम है। अब इसमें कोई दवाई तो होती नहीं कि अंदर कैप्सूल फट गया तो आदमी मर जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैप्सूल्स को होल्ड करना बड़ी प्रैक्टिस का तरीका था। वो काफ़ी समय पहले से कुछ खाते नहीं थे, भूखे पेट में रहते थे, ताकि किसी किस्म का कोई पेट के ऊपर वज़न नहीं पड़े, जोर नहीं पड़े, और खाली पेट ये कैप्सूल अपनी स्टोमक में बड़े आराम से हट्टे कट्टे लोग भर्ती किए जाते थे। थोड़ा बड़े पेट वाला कहे तो बुरा नहीं होगा, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा कई दिनों की, कुछ ऐसी चीज़ें खाने की जिससे उसके स्टोमक की होल्डिंग पावर बढ़ जाए। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि 3.5 घंटे की फ़्लाइट होती थी मुंबई से दुबई की, और 1 घंटा पहले, आज की तरह 3-3 घंटे पहले नहीं जाना पड़ता था। तो जाके सीधा एयरपोर्ट पे उतर के वहाँ पे वो कैप्सूल जो थे वो निकाल देते थे और करेंसी वहाँ पहुँच जाती। एक फिक्स अमाउंट इन कोरियर्स को दिया जाता था इरफान गोगा की तरफ से। लेकिन जब बहुत से लोगों को दुबई में, जिन्होंने अपना पैसा हिंदुस्तान से दुबई मंगवाना होता था, तो वो एक नया रैकेट शुरू हो गया। दूसरे लोगों के ऑर्डर्स भी इरफान गोगा को मिलने लग गए कि हमारे लिए भी इतना 50 लाख की करेंसी आपने हमारे हिंदुस्तान से मंगवानी है तो आप वो भी मंगवा दीजिए। तो इनका कस्टम ऑफिसर, इनका कहना है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़के लोग इरफान गोगा के लिए काम करते थे। और अब देखिए जब 20-25 लोग पकड़े गए इरफान गोगा के, उसको तो नाराज़ होना था। बाहर किसी में 20 लाख की करेंसी, किसी में 15 लाख की, किसी में 18 लाख की, एक में तो 26 जो हाईएस्ट था आपको बताया मैंने।
तो जब करोड़ों का नुकसान इरफान गोगा का हो गया तो उसने 95 में एक दिन इनके घर पे फ़ोन किया। तब ये मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन फ़ोन थे। या घर पे नहीं थे, ऑफिस में थे। इनकी बेटी जो, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि इनकी बेटी जो 10वीं में पढ़ती थी तभी, उसने वो फ़ोन उठाया तो इरफान गोगा ने बहुत धमकियां दी कि मैं तुम्हारे बाप को मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बहुत नुकसान मेरा किया है, जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों की आदत होती है। तो बाबूलाल गौतम जी ने अच्छा यही समझा कि इस धमकी की कंप्लेंट पुलिस में की जाए। तो इन्होंने अपने ऑफिसर्स की, जो सीनियर अफसर थे, उनकी परमिशन लेके मुंबई के पुलिस स्टेशन में, जो घर पे फ़ोन आया था तो बडाला पुलिस स्टेशन लगता था, वहाँ इन्होंने जाके ऑफिशियली कंप्लेंट दी और एप्लीकेशन लिख के दी, पूरी डिटेल दे के कि किस नंबर के टेलीफोन पे कितने कितने बजे फ़ोन आया, कितने मिनट बात हुई। और वो बात जो थी काफ़ी लंबी हुई थी। तो पूरी डिटेल उन्होंने इरफान गोगा के खिलाफ बडाला पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट दर्ज करवाई। ये बात 1995 की है, 1995 की। उसके बाद पुलिस वालों ने ये भी कहा कि आप कंप्लेंट मत करवाओ, शायद आपकी जान को और खतरा बढ़ सकता है। इन्होंने कहा नहीं, आज मैं एक बात छुपाऊंगा, कल और 10 बातें छुपानी पड़ेंगी, ये सीरियस मामला है तो मैं कंप्लेंट ज़रूर करूंगा। इन्होंने कंप्लेंट की और मामले की गंभीरता को देखते हुए वडाला पुलिस स्टेशन ने इनको सिक्योरिटी गार्ड भी दिए, PSO दिए, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। एक इनके घर के बाहर खड़ा रहता था और दूसरा इनके साथ 24 घंटे इनके ऑफिस तक साथ में जाता था, ड्यूटी के बाद लेके घर आता था। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन गौतम जी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। अब एक बंदूकधारी आदमी साथ में लेके उनको उनके खबरी भी मिलने आते थे, इन्फॉर्मेंट आते थे और ऑफिसर भी मिलने आते थे। तो उनको बहुत ये मुश्किल आने लगी कि अगर इनके साथ में घूमता हूँ तो मेरे आदमी तो मिलेंगे नहीं, तो मैं काम कैसे करूँगा। शायद इसीलिए इरफान गोगा ने इतनी सीरियस धमकी दी थी कि ये आदमी काम करने के काबिल नहीं रहे। जो आदमी इसको खबर देते हैं, जाके साक्ष्य का हुलिया बताते हैं कि इस किस्म का आदमी आज दुबई जा रहा है, इतने की करेंसी लेके जा रहा है, तो उन लोगों से गौतम का मिलना जुलना बंद हो जाए। लेकिन गौतम ने सोचा कि मैं अपना काम, ड्यूटी करूंगा, इनसे डरूंगा नहीं। तो उन्होंने पुलिस वालों को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो पुलिस ने कहा आप लिख के दीजिए ताकि आपको कल कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आए। तो इन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया कि मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। लेकिन उसके बाद फिर धमकियाँ आने लगी। एक 45 मिनट की फ़ोन कॉल फिर इरफान गोगा करता है इनको, ऑफिसर को, बाबूलाल गौतम को। लेकिन ये उसको अपने तरीके से जो जवाब से देते रहे, बोल दिया जो तुमने करना करो, मैं तो अपनी सरकार की ड्यूटी कर रहा हूँ। और उन्हीं दिनों में इनको जो इतने बड़े बड़े सीजर्स किए थे, इनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला था, जो बहुत कम ऑफिसर्स को मिलता है। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग ही प्रेसिडेंट मेडल पाते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द फ्यू गुड ऑफिसर हु रिसीव्ड, हिंदुस्तान के जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका जो मेडल है वो इनको मिला इनकी सर्विसेज के लिए। खैर, तो ये इनका इरफान गोगा के साथ जो लड़ाई थी, एक किस्म की स्मगलिंग रोकने की, पर्सनल लड़ाई कोई नहीं, वो चलती रही। उसके बाद बहुत से लोग इनको बातचीत में कहीं इरफान गोगा से कुछ बातें निकल भी जाती थी बताने के लिए। उसमें कुछ ऐसा भी था कि उसकी दाऊद के साथ अनबन हो गई थी उन दिनों में, 95 में। अपनी बातचीत में दाऊद को बहुत गालियां निकालता था इरफान गोगा। उसको ये लगता था कि शायद दाऊद और उसके भाई अनीस के लोग गौतम को खबर देते कि उसकी दाऊद से बिगड़ी हुई थी। बिगड़ी क्यों, वो भी उसने बताया, कोई क्रिकेट बैटिंग का मामला था।
एक पाकिस्तानी बदमाश था बहुत बड़ा, बाद में कराची का बोलू, तो वो बाद में साउथ अफ्रीका सेटल हो गया। तो शोहेब एक करके पाकिस्तानी बैटिंग करता था क्रिकेट पे, बहुत बड़ा सट्टेबाज था। उनकी रिलेशन मुंबई से काम करने में कुछ स्टोरियों से भी थी जो क्रिकेट बैटिंग करते थे। उनके साथ मिलते जुलते कोई शारजा में इंटरनेशनल मैच था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें दाऊद ने कोई बड़ी बैट पाकिस्तान पे लगाई हुई थी। तो लेकिन पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी प्लेयर जो सट्टेबाज थे, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ प्लेयरों से साठगांठ कर ली थी। तो दाऊद को लगा कि ये गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ा अमाउंट कहीं लगाया था। तो उसको पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो पाकिस्तान के प्लेयर बिक गए हैं। उसने जिन लोगों के थ्रू बैट लगाई थी मुंबई में, खार का बहुत बड़ा एक बुक्की था, उसको बैट कैंसिल कर दिया अपनी, कि मेरी जो मैंने बैट लगाई थी वो कैंसिल करो। तो बुक्की ने बोला ऐसा तो हमारे धंधे में होता नहीं है। तो दाऊद ने बोल दिया कि अगर पहले नहीं होता तो आज से हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब दाऊद से पंगा कौन ले उस ज़माने में। तो उन्होंने उस बात को लेके काफ़ी, इरफान गोगा जो था वो भोलू और शोएब का दोस्त था, उसको लेके भी उसकी दाऊद से कहा सुनी हुई और वो गाली वाली देने लग गया दाऊद को और उसके भाइयों को। वही कुछ कारण था जो 3 साल बाद 98 में जब शरद शेट्टी के घर पे ये सब लोग बैठे ताश फाश जुआ खेल रहे थे। वो एपिसोड मैंने बनाया था बहुत बड़ा, इरफान गोगा की डेथ कैसे होती है। वहाँ पे अनीस भी था, कुछ और लोग भी थे। वहाँ पे इनका झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद इरफान गोगा कभी नज़र नहीं आया। 98 की बात है, 1998 की। कुछ महीनों के बाद जब वो बंगला शरद शेट्टी का बिकता है, नया ओनर उसको खरीदता है, तो उसकी जब गिराने के बाद नई पिटाई ज़मीन खुदाई चल रही थी, उसमें से एक स्केल्टन निकलता है, पिंजर निकलता है एक आदमी का, जो पूरी तहकीकात के बाद पता चला कि वो इरफान गोगा का पिंजर था। तो वो शख्स जो एक ज़माने में टेरर बना हुआ था, बबलू श्रीवास्तव के साथ मिलके बड़े बड़े लोगों का अपहरण करना, उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती लेनी, रैंसम लेना और वो पैसा बाहर भेजता था। ये पूरी कहानी बहुत स्टडी की है बाबूलाल गौतम ने इरफान गोगा की। आज कुदरती ये बातचीत हुई तो मैंने उनसे परमिशन ली कि ये बात मैं अपने श्रोताओं को बतानी चाहता हूँ, तो उन्होंने ये आज्ञा दी और ये किस्सा मैंने आपको सुनाया। अब देखिए किस ज़माने में कितने अच्छे ऑफिसर हुआ करते थे जो ना दाऊद की परवाह करते थे ना इरफान गोगा की परवाह करते थे, अपना काम ईमानदारी से करते थे। करोड़ों रुपये के सीजर करके सरकार को दिए, नाम पाया, इनाम पाया, मेडल लिए और आज अपनी शान से रह रहे हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।